गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं सीनियर इंग्लिश टीचर शेर सिंह सियाग, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल से। और आज मैं आपके सामने अभी अभी जो संपन्न हुआ एग्जाम 8th क्लास एसएसटी का, एसएसटी बोल दो या मैं कह दूं कि सोशल साइंस, एक ही बात है। तो इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमें मिलता नहीं है, लेकिन बच्चों से जो पूछ पूछ करके जो क्वेश्चन हमने निकाले हैं कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, तो वो सब क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के पेश हुआ हूँ। तो एक एक क्वेश्चन को हम हल करेंगे, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे, जो आपसे पूछा गया 8th क्लास के बच्चों से, उसमें था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और इसके अंदर पहला जो भाग है इसका ए सेक्शन ए रहेगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इन 1782 AD who assigned James Rennell the task of preparing a map of India। भाई मैप बनाने का काम जो है इंडिया का, जेम्स रेनल को किसके द्वारा असाइन किया गया था, सौंपा गया था? तो आपको इसमें ऑप्शन मिले थे रेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स मील, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है रॉबर्ट क्लाइव, बी। इन्होंने जो है ये मैप बनाने का काम इनको सौंपा था। तो आपका बी ऑप्शन इधर ठीक हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है, टू वॉम डिड बिरसा मुंडा रेफर विद द टर्म रावना। रावण, ये रावणा या रावण जो टर्म्स है, शब्दावली है, वो किसके लिए बिरसा मुंडा ने प्रयोग की थी, किसको उन इशारा उनका था इस शब्द के साथ में, हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ट्राइबल, ऑप्शन बी है जमींदार, ऑप्शन सी है पीजेंट, नंबर ऑप्शन डी के अंदर है दिक्कूज एंड द यूरोपियंस। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है दिक्कूज एंड द यूरोपियन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समाल लेटर में है तो मैं समाल लेटर का ही प्रयोग करूंगा, ऑप्शन आपको वही प्रयोग करने चाहिए जो दिए हो। तो इसका आंसर रहने वाला है दिक्कूज, दिक्कूज एंड यूरोपियन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से ये कौन से जो है सॉइल फॉर्मेशन के तत्व है, या मैं कह दूं कि भाग है, एलिमेंट है। तो इसके अंदर दिया हुआ है टाइम है, पेरेंट रॉक मटेरियल है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही हो जाएगा। ये तीनों जो ऑप्शन है वो इसके अंदर शामिल रहेंगे। तो आपका उत्तर इसमें डी है। मैं आगे नहीं लिखूंगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर आप यहां पर समझ जाओगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, करंटली द मेजर थ्रेट टू द एनवायरमेंट ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज। उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है भाई? इसने कहा है कि जो पर्यावरण को मुख्य थ्रेट की, खतरे की बात की गई है, किसके कारण? जो एग्रीकल्चर का फैलाव हो रहा है और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके कारण। तो इसमें दिया हुआ है लैंड डिग्रेडेशन, बिल्कुल होगा। लैंड स्लाइड एंड सॉइल एरोजन्स, ये होगा क्या? बिल्कुल होगा। और डेजर्टिफिकेशन, बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा इसको भी। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑप्शन भी आपका क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज। तो मार्जिनलाइजेशन जो आपकी धारणा होती है, टर्म होती है, इसका अर्थ होता है हाशिए पर धकेल दिया जाना, हाशियाकरण। हाशिया का मतलब होता है बाउंड्री। तो सेंटर से हटा करके बाउंड्री की ओर जब हम किसी को धकेल देंगे तो हम कहेंगे कि वो हाशिए पर पहुंचा हुआ है। तो ऐसी जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर इसने कहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी पुश टू द एज ऑफ मार्जिन। तो पहला ही आपका इसने सही दे दिया है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है, 5 नंबर का ए ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज रिलेटेड टू द लीकेज ऑफ। कौन सी गैस यहां से लीक हुई थी? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर बी ऑप्शन आपका है वो सही हो जाने वाला है, मिथाइल आइसोसाइनेट। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दे रखा है, द प्रोटेक्शन
टैक्स कलेक्टेड बाय द मराठा फ्रॉम अदर रूलर्स वाज, मराठाओं के द्वारा दूसरे रूलरों से लिया जाने वाला, कलेक्ट किया जाने वाला जो प्रोटेक्शन टैक्स था उसको कहते थे। तो इसने ऑप्शन में दिया है खिराज, अहदनामा, चौथ, जजिया। तो इसके अंदर आपका आंसर जो है सी करेक्ट हो जाने वाला है, चौथ। आंसर सी, चौथ। उसके बाद हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आई एम शक्ति फंड स्कीम। तो नाम इसके साथ फंड जुड़ा हुआ है और इसमें ऑप्शन मिले हमें इम्प्रूविंग हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, नो। preventing female feticides and encouraging girl education, no. freeing from child marriage, no. उसके बाद है टू मेक वोमेन सेल्फ रिलायंट और बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, डी। 8 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें चलते हैं और आगे चल करके हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेता हूं मैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट राइट। इसमें बी सेक्शन है आपका, ये बी सेक्शन के अंदर है। तो मैं इनका आंसर लिखूंगा नहीं बल्कि सिर्फ आपको यहीं से मैं समझा डायरेक्ट बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि टाइम हमारा है वो कम कंज्यूम हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, हड़प की जो नीति है या विले की नीति है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो ये जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी लेकर के आए थे और इससे उनका मतलब ये था कि यदि मेल एयर किसी राज्य के अंदर मौजूद नहीं है तो उस राज्य को अडॉप्शन को ये लोग स्वीकार नहीं करते थे, जैसा झांसी का केस आया था। और ये लोग उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लेते थे, उसको हड़प की नीति कहा जाता था। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। दिस इज पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी अकॉर्डिंग टू दिस। इसके अनुसार इफ ए रूलर और प्रिंसली स्टेट डाइड विदाउट मेल एयर, यदि वो बिना मेल एयर के मर जाता था, देन हिज किंगडम्स वाज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश इंडिया एज दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज अडॉप्टेड सन्स। तो ये इसका आंसर रहने वाला था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है, फिल द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हमारे को कुछ वर्ड दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और वो हमें एक एक करके भरने थे। अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन खालिस्तान। इसमें दिया हुआ है कि कौन से जो महाद्वीप के अंदर इस, अच्छा सॉरी 3/4 है वो ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी मैं पहले ऑप्शन बोल देता हूँ। पॉपुलेशन चेंज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेंसिटी और 3/4। तो इसने कहा कि एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके अंदर कुल कितना जो है वर्ल्ड का वो पॉपुलेशन रहता है, तो ये हो जाएगा 3/4। ये पूरी वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसका 3/4 हिस्सा जो है वो दो महाद्वीपों के अंदर रहता है। वो कौन कौन से है, एशिया और अफ्रीका। उसके बाद हम चलते हैं 2 नंबर, इसका जो खालिस्तान दिया हुआ है। 1 नंबर में आपका, 1 नंबर में मैं लिख देता हूँ 3/4, 3/4 और 2 नंबर जो है द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। तो इसके अंदर इसने पूछा है कि भाई इसने क्या कहा है कि कितने, जो हम कह दें कि भाई एक खालिस्तान जो यूनिट के अंदर जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, उनको क्या कहते हैं। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट, जो एक इकाई में रहते हैं एक खास धरती का जो एरिया है उसके अंदर सरफेस पर, तो उसको क्या बोला जाएगा। तो उस टर्म को कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या कहेंगे उसको, तो डेंसिटी, डेंसिटी होती है सघनता। भाई एक, जैसे मैं बोल देता हूँ, जैसे यहाँ का एक बना देता हूँ मैं कि ये ले लिया हमने, ये एरिया ले लिया कि 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। तो मैं कहूँगा यहाँ पर यदि 100 आदमी रह रहे हैं तो मैं बोलूँगा प्रति किलोमीटर जो है 100 व्यक्ति की डेंसिटी है यहाँ पर। तो डेंसिटी का मतलब सघनता से है, तो इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी।
उसके बाद हम 3 नंबर में चलते हैं और 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर में हमें दिया हुआ है पॉपुलेशन जो सॉरी खालिस्तान रेफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, खास पीरियड के दौरान जो है ये जो टर्म है वो यूज की जाती है जब लोगों की संख्या है उसमें चेंज आता है, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। ये तो साधारण सा ही है, पॉपुलेशन चेंज। उसके बाद 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर में क्या दे रखा है, 4 नंबर के अंदर में दिया है खालिस्तान रेफर टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कि ये जो धारणा है या शब्दावली है वो इशारा करती है उस व्यक्तियों की जो एक व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो इतना जिएगा, एवरेज में जो लोग हैं वो निकाली जाए उनकी कि ये एक व्यक्ति जो है इतना लगभग जी लेगा भाई, ऐसी हम जो मान के चलते हैं धारणा उसको हम क्या कहते हैं। तो इसने यहाँ पर जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है वो हो जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीवन प्रत्याशा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, 11 की ओर। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग का, हमें मैच कराना है। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है और हमारे को जो नंबर डाले हुए हैं इधर से 1 2 3 4 रोमन संख्या के अंदर मैं लिख लेता हूं यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी। तो इनके अंदर 1 नंबर मैं इसका ले लेता हूं पहले, कॉलम ए का। तो यहां पर जो दिया हुआ है हमारे सामने ये है क्वेश्चन सेक्स रेशो, सेक्स रेशो के साथ बताया गया है कि हमें कौन सा इनमें से मैच करेगा। तो इसके साथ हो जाएगा नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे सेक्स रेशो। तो मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं सीधा, इसके साथ मैच करेगा डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं 2 का। तो जो 2 नंबर है इसका वो किसके साथ मैच करने वाला है, 2 नंबर में दिया हुआ है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, ये किसके साथ करेगी, ये करेगी परसेंटेज ऑफ पीपल एबल टू रीड एंड राइट, ऐसे लोगों का समूह जो लिखना पढ़ना जानता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सी। उसके बाद हम चलते हैं इसका 3 नंबर के अंदर, और 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर के अंदर दिया हुआ है नेशनल हाईवे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन से के साथ मैच करेगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, इंपोर्टेंट रोड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंपोर्टेंट रोड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर का एक ही बच गया है, तो हमें कोई ज्यादा सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट। और ये क्या करती है, चारों जो मुख्य हमारे महानगर है कनेक्टिंग मेजर मेट्रो ऑफ इंडिया, बड़े बड़े जो शहर है 4 5 उनको आपस में जोड़ने का काम करती है स्वर्णिम चतुर्भुज। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, ट्रू फॉल्स बताने थे। रीड द स्टेटमेंट एंड मेक ट्रू एंड फॉल्स। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है, according to article 24 no citizen will be discriminated against on the basis of religion race caste or place or birth। तो ये फाल्स है भैया, क्योंकि ये आर्टिकल 24 नहीं बल्कि आर्टिकल 15 के अंदर दिया हुआ था। तो हमारा 15 का जो 1 नंबर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का जो 1 नंबर है उसका उत्तर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद में हम चलते हैं 2 के अंदर, क्वेश्चन 12 का 2 नंबर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14, कि 6 से 14 साल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की गारंटी देता है, कौन सा अधिनियम देता है, भारतीय संविधान का। तो इसके अंदर बात की जाए तो ये सही बात है क्या, राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है क्या, बिल्कुल सही मिला हुआ है, ये ट्रू है आपका। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना जरूरी है, उनसे कोई काम नहीं करवाया जा सकता है हैजर्ड्स वाला, तो ये ट्रू है। उसके बाद हम चलते हैं इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है उसके अंदर, और 3 नंबर में हमें स्टेटमेंट मिली है, सॉरी मैंने पहले 3 नंबर का ही बता दिया क्या, 3 नंबर का मैंने पहले बता दिया, कोई बात नहीं, मैं 3 नंबर यहाँ कर देता हूँ, अब 2 नंबर का बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 नंबर हमारा जो है
एक्ट दैट गो अगेंस्ट ऑल लॉ ऑफ सिविलाइजेशन एंड डिग्निटी आर कॉल्ड मोरली रिप्रीहेंसिबल। तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ना? तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। चलो उसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर की ओर, और 4 नंबर में क्या दिया हुआ है 4 नंबर में दिया हुआ है, प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराने का काम है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सरकार की ही जिम्मेदारी होती है सार्वजनिक सुविधाएं जितनी भी है वो देने का। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। तो फर्स्ट है वो ही सिर्फ फॉल्स वाला था, बाकी सभी क्या है, ट्रू ऑप्शन है रहने वाले हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमें पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो भैया महलवाड़ी सिस्टम की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा, और होल्ट मैकेंजी 1822 के अंदर इस सिस्टम को लेकर के आए थे। और ये जो सिस्टम है उसमें क्या माना जाता था, पूरा जो गांव है उसको महल माना जाता था, और जमींदार जो है इसमें जमींदार को हेड नहीं माना गया था, बल्कि जो गांव का मुखिया होता था उसको जो है इसकी जिम्मेवारी दी गई थी टैक्स कलेक्ट करने की। तो ये लगान या टैक्स है कलेक्ट करने का जो विलेज हेडमैन है वो करता था। और इसमें जो है पूरे गांव को महल समझा जाता था, ये सिस्टम था। तो इट वाज लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन 1822 बाय होल्ट मैकेंजी। और इसके अंदर क्या था, जो टैक्स कलेक्शन का काम है वाज गिवन टू या असाइन टू द विलेज हेडमैन, एंड वोल विलेज इज अंडरटेक एज ए महल। पूरा गांव से महल माना जाता था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें दिया हुआ है कि जेम्स मिल वाज ए सेवर क्रिटिक्स ऑफ ओरिएंटलिस्ट एक्सप्लेन। कि क्वेश्चन नंबर 13 का ये एक हमने किया था, अब हम 2 नंबर की ओर चलते हैं। तो 2 नंबर है, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ है कि जेम्स मिल है वो एक बहुत ही जबरदस्त आलोचक थे, तिरव आलोचक थे ओरिएंटलिस्ट के, हमारे प्राच्यवादियों के अमूल जो हमारा सिस्टम था संस्कृत भाषा के अंदर पढ़ाई लिखाई का, संस्कृति का, तो उसके ये बहुत घोर क्रिटिक थे, निंदक थे। एक्सप्लेन करें इस बात को। बिल्कुल ये बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विलियम जोन्स जो थे वो तो कहीं ना कहीं हमारी जो मूल संस्कृति है और जो शिक्षा सिस्टम है उसको बढ़ावा देना चाहते थे। वो कहते थे कि भारतीयों को वैसे ही ज्ञान दिया जाए। लेकिन विलियम जेम्स जो है ये घोर विरोधी थे। इनका ये मानना था कि हमारी जो संस्कृत का जो ये हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम बना हुआ है पढ़ाने का, ये कोई काम का नहीं है। उनके अनुसार ये बेकार का नॉलेज था, और उनका ये मानना, वो ऐसा विश्वास करते थे, मील बिलीव्ड दैट इंडियन सिविलाइजेशन वाज बैकवर्ड। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता पिछड़ी हुई है, और उनका ये मानना था कि वेस्टर्न नॉलेज है वो कहीं सुपीरियर है, और वो चाहते थे कि जो इंडियन लोग है ना, तो कि उनको शिक्षा जो है वेस्टर्न सिस्टम के अंदर दी जानी चाहिए। वो विज्ञान है वहां का, उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए यहाँ पर। और दूसरा जो है, उन्होंने भारतीय जो इतिहास है उसको बांट रखा था, धर्म के नाम पर बांट दिया था, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश ये कह करके उन्होंने पुकार दिया था। तो वो काफी भारतीय ट्रेडिशन के क्या थे, घोर हम कह सकते हैं कि आलोचक थे, निंदक थे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है वो किसको लेकर के है, एक्सप्रेस योर व्यू ऑन पंडिता रमाबाई एफर्ट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वोमेन। पंडिता रमाबाई जो है उन्होंने महिलाओं की उत्थान के लिए जो काम किया था उसके ऊपर आपको अपने जो विचार है वो रखने थे। तो इसके अंदर उन्होंने क्या क्या किया था, शी वर्कड फॉर वोमेन राइट एंड एजुकेशन, शी एस्टेब्लाइज, तो उन्होंने जो महिला हम कहते हैं कि शिक्षा जो अधिकार है शिक्षा का, उसके लिए काफी काम किया था। और उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है एकदम शेल्टर जो है वो भी स्थापित किए थे, विधवाओं के लिए जो है ये काम भी किया था। एंड उसके बाद में हम कहें तो बात है, उन्होंने जो है वोमेन्स जो है उनके लिए काफी इस प्रकार के उत्थान के काम किए थे। और चाइल्ड मैरिज है उसका उन्होंने काफी अपोज किया था, काफी विरोध किया था। और ये जो है महिलाओं का जो शोषण होता था उसके काफी खिलाफ थी कि नहीं होना चाहिए ऐसा। और ये सोशल रिफॉर्म्स को काफी प्रेरित करने वाली चीजें थी जो पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है,
व्हाट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टेट 3 प्रिंसिपल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके 3 सिद्धांत भी पूछे गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि आज की हमारी जो जरूरतें हैं, हम विकास करें, विकास करते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है कि विकास तो हम करते हैं लेकिन जैसे काफी प्रदूषण फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, ये क्यों आ रही है? इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक वो ध्येय रखा गया कि हमें सतत विकास करना चाहिए। सतत विकास का मतलब होता है कि विकास हमारी आज की जरूरतें भी पूरी हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ी जो आने वाली है, उनको किसी प्रकार से परेशानी ना झेलनी पड़े, उनके लिए पर्याप्त संसाधन हम छोड़ करके जाए पीछे। तो वो उनका भी विकास आगे सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, धारणीय विकास कहते हैं, सतत विकास की धारणा, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको बोला जाता है। तो अब इसके 3 प्रिंसिपल पूछा गया है, तो 3 प्रिंसिपल के अंदर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बैलेंस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका संतुलित हम यूज करें। उसके बाद में हम बात करें तो जो है पॉल्यूशन है उसके ऊपर कंट्रोल करें भैया, नियंत्रण करें। और भविष्य में आने वाली जो जनरेशन है, सॉरी, तो वो भविष्य की जनरेशन है, उनको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उसका भी हम केयर करें। ये 3 सिद्धांत आप इसके अंदर लिख सकते थे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा क्या दिया हुआ है, इनटू हाउ मेनी टाइप्स आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो आर्थिक गतिविधियां होती है, उन्हें कितने जो भागों में जो है बांटा जाता है, गया है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल सहित आपको एक्सप्लेन करना था। तो हम सब जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से होते हैं भाई, 3 भाग। उसके अंदर हम कह सकते हैं प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है। प्राइमरी की बात करें तो इसके अंदर एग्रीकल्चर आता है और साथ में माइनिंग आता है। और उसके बाद में सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी के अंदर क्या आता है, जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट किया जाता है कुछ मैन्युफैक्चर करते हुए नई चीज के अंदर, तो वहां पर निर्माण का कार्य होता है मैन्युफैक्चरिंग का। और टर्सरी के अंदर क्या होता है, खाली सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी बोल दिया जाता है। इसके अंदर कुछ बढ़ा के नहीं दिया जाता है, खाली सेवा प्रदान की जाती है फीस के बदले में। तो इसकी हम बात करें तो उदाहरण के रूप में ले तो जैसे फार्मिंग है ना, जैसे मैंने माइनिंग का बोल दिया था, जैसे कोयला निकाला जा रहा है या कोई और किसी कच्चा लोहा निकाला जा रहा है, वो सारा माइनिंग के अंदर आता है। तो इसी प्रकार से सारी खेती-बाड़ी है, यहाँ इवन फिशिंग, कैटल रियरिंग का काम है, वो सारा इसके अंदर है, एग्रीकल्चर वाले में, या मैं कह दूँ प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और दूसरा जो बताया गया है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आती है, तो जितने व्हीकल बन के आ रहे हैं आप देखो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जितना फैक्ट्रियाँ चल रही है उनके अंदर जो कुछ बनता है, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। उसके बाद हम चलते हैं टर्सरी सेक्टर के अंदर। टर्सरी सेक्टर का इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब आपको अच्छी तरह से पता है, ये सब उदाहरण है। उसके बाद हम क्वेश्चन 17 में चलते हैं, और क्वेश्चन 17 जो है आपका डी सेक्शन के अंदर है। क्वेश्चन 17 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 17 के अंदर दिया हुआ है, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, एक्सप्लेन चेंजेस फॉर वोमेन आफ्टर 2005 एक्ट। 2005 में घरेलू हिंसा का जो अधिनियम आया था, उसके बाद महिलाओं के लिए क्या बदल गया और होता क्या है ये घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा की जब हम बात करते हैं स्पेशली, तो इसके अंदर खास तौर पर यह लिखा गया है कि महिलाएं, खास तौर पर उनके काउंटर पार्ट जो मेल पार्ट्स है, पुरुष है, उनके जो पति है, उनके द्वारा उनके साथ में कहीं ना कहीं जाति की जाती है, उनका हरेसमेंट किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। इसी को हम घरेलू हिंसा के नाम से जानते हैं। ये जो हरासमेंट है वो फिजिकल भी हो सकता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि खाली ये वर्बली भी हो सकता है। तो दोनों ही प्रकार से इस प्रकार की जो गतिविधियां की जाती है महिलाओं के साथ पर, घर पर जो गलत होता है, उसी को हम घरेलू हिंसा के रूप में जानते हैं। और घरेलू हिंसा अधिनियम आया था 2005 में। ये आने के बाद में महिलाओं की जिंदगी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा या उनको कोई फायदा हुआ क्या। तो एक तो उनको लीगल प्रोटेक्शन मिली थी, उसके पहले कोई लीगल प्रोटेक्शन ऐसी थी नहीं, क्योंकि घरेलू हिंसा को व्याख्या नहीं किया गया था होता क्या है। तो एक तो उनको लीगल जो प्रोटेक्शन है वो मिल गई थी। दूसरी बात करें, उनको शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर जो है रहने का अधिकार मिल गया था। पहले ये अधिकार उनके पास नहीं था, जब तक वो अपने पति के छत्र छाया में थी तब तक घर उसका था, अन्यथा तो घर था ही नहीं। लेकिन अब उनको जो है शेयर्ड हाउस होल्ड का जो है वो मिल गया था। उसके बाद में हम 3 नंबर पर चलते हैं, और उनको फाइनेंशियल मेंटेनेंस का प्रोविजन है, प्रावधान है, वो भी मिल गया था। अब वो सुरक्षा प्रदान कर दी गई थी कि उन्हें फाइनेंशियली जो है उनकी हेल्प करनी ही होगी। उसके बाद में हम 4 नंबर पर चलते हैं,
अवेयरनेस है उसकी जो है हम कह सकते हैं जागृति आई समाज के अंदर पहले, क्योंकि इन चीजों का जो है एक तरह से लोग खुल करके सामने भी नहीं आते थे, वो दबी की दबी रह जाती थी समस्याएं, लेकिन अब ये ओपन हो गई सबके सामने बात, तो अवेयरनेस भी इसके अंदर बढ़ी समाज के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल इज यूज यूजफुल फॉर कॉमन पीपल्स, ये आम लोगों के लिए भैया यूजफुल है, उपयोगी है, इसके ऊपर आपने आर्ग्यूमेंट देने हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु या डाउट है नहीं कि पीआईएल है वो बहुत ही जबरदस्त एक स्टेप था हमारी न्याय व्यवस्था है उसके अंदर और ज्यादा पारदर्शिता लाने में, और पिछड़े लोग जो है हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो न्यायालय तक पहुंची नहीं थी जिनकी, उनको न्याय दिलवाने में पीआईएल का जबरदस्त योगदान है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एनीवन कैन फाइल केस फॉर सोशल इंटरेस्ट, किसी भी कोई सामाजिक हित का मामला है, आजकल तो वैसे भी और भी होने लग गया, समाज कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है तो कोई भी इसकी पीआईएल है वो दाखिल कर सकता है, ऐसा नहीं कि जिसके साथ अत्याचार हो रहा है वही दाखिल करे ना, कोई भी उसको जो है उसकी ओर से केस रजिस्टर कहीं ना कहीं करवा सकता है। नंबर 2 की बात करें तो इसका एक्सेस है जस्टिस के लिए, पुअर लोगों के लिए इजी है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। उसके बाद और बात करें तो हमें इसमें जो है क्विक एक्शन लिया जाता है, इन्वायरमेंटल ह्यूमन राइट्स इश्यू कोई होता है या कोई पर्यावरण संबंधी कोई समस्या है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या फिर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको हनन किया जा रहा है, तो इसके ऊपर जल्दी से तीव्रता से कार्रवाई होती है जब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में आता है, कोर्ट खुद भी संज्ञान में ले सकता है। इंक्रीज गवर्नमेंट, और इसमें सरकार की जिम्मेवारी है वो बढ़ गई जवाबदेही, ये सब इसके कारण हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर है एक्सप्लेन टू रीजंस फॉर द फ्यूचर फेलियर्स ऑफ 1857 रिवोल्यूशन, सॉरी कि 1857 की जो क्रांति थी उसके फेल होने के कोई दो कारण। तो इसके दो कारणों की बात करें तो मैं इसके अंदर कारण आपको बताना चाहूंगा कि एक कारण मुख्य जो था इसका, वो क्रांति एक समय पर नहीं हो पाई, इसकी फिक्स डेट जो 10 मई के आसपास करना निर्धारित था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। एक साथ में यदि विद्रोह होता तो अंग्रेज इसको दबा नहीं पाते और अंग्रेजों को शायद उसी समय भारत छोड़ करके भागना पड़ता, लेकिन क्रांति एक समय पर हो नहीं पाई, ये इसके फेल होने का मुख्य कारण था। दूसरा कारण जो है इसका था कहीं ना कहीं कि जो ब्रिटिश सेना थी उनके पास भैया फायर वेपन्स है वो आधुनिक थे हमारे वालों की तुलना में उस समय, तो एक कारण इसका फेल होने का ये भी था। और यदि एक और मैं बताऊं, जैसे राजस्थान का मामला स्पेशली लिया जाए तो यहाँ के जो शासक थे उन्होंने साथ दिया ही नहीं क्रांतिकारियों का, बल्कि ये तो साथ देते रहे ब्रिटिशर्स का, इसलिए ये क्रांति फेल मार गई राजस्थान के अंदर। यदि राजस्थान के अंदर बात की जाए तो तीसरा मैंने राजस्थान के स्पेशली आपको बताया है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा वो दिया हुआ है, हाउ विल यू कीप यूर सिटी क्लीन एज ए गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप अपने शहर को क्लीन कैसे रखेंगे। तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, एक मैं कह दूं कि याद करने वाली कोई इसमें बात नहीं है, कूड़ा करकट है उसको सही जगह पर आप डिपोज करें, सही जगह ले जा करके छोड़े, तो मैं तो यही करता। और दूसरी बात है कि कोई भी जो रेपर्स वगैरह जो होते हैं वो इधर उधर नहीं फेंकते, हम कचरा फैलाते नहीं, और इस प्रकार की बातें जो है हमें करनी चाहिए, अपनी पर्सनल हाइजीन के साथ साथ में बाहर की जो लोग हैं उनको जागरूक भी करते हैं, हम अवेयर करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, कूड़ा करकट आप सही ढंग से सही जगह पर डिपोज करें, तो डंप करके आए तो इसमें फिर कोई परेशानी आए ही नहीं, ऑटोमेटिक सिटी क्या रहेगी हमारी क्लीन रहेगी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा वो है राइट ए नोट ऑन द सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो सीमेंट उद्योग है उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी थी, उसके ऊपर एक छोटा नोट लिखना था। तो राजस्थान क्या है, एक लीडिंग प्रोड्यूसर रहा है किसका, सीमेंट का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे लाइमस्टोन खूब पाया जाता है, चूना पत्थर खूब मिलता है और वो बनाने में काम आता है। और उसके बाद में हम बात करें तो मेजर प्लांट की बात करें हमारे यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर, कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, नागौर के अंदर सब जगह मौजूद है, और इससे काफी यहाँ पर लोगों को क्या मिलता है कि रोजगार मिल रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ राजस्थान की तेज गति से हो रही है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है हमारे सामने, मार्क द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ राजस्थान, राजस्थान के नक्शे के ऊपर हमें जो है मार्क करने थे हमारे कुछ एक जो जिले दिए हुए हैं यहाँ पर, तो बीकानेर, धौलपुर, जयपुर, और एक और कौन सा दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है मेरे पास नेक्स्ट पेज पर है राजसमंद। तो ये हमारे सामने जो है दिए गए थे,
तो मैं एक रफली ऐसे ही आपके लिए मैप क्रिएट करने का प्रयास करता हूं। एक मैप बना लेते हैं सिर्फ। तो इसने जो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे सामने पेश किए उनके अंदर है, पहला है बीकानेर। तो बीकानेर हम यदि यहाँ पर हनुमानगढ़ और गंगानगर माने तो ये आपका क्या हो गया, बीकानेर हो गया। यहाँ पर बीकानेर रखते थे। उसके बाद में इसने कहा है धौलपुर। तो धौलपुर आपको पता है यहाँ भरतपुर के बिल्कुल सटीक नीचे क्या है, यहाँ पर हो गया धौलपुर। यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ। और उसके बाद हम चले तो इसने दिया है जयपुर। जयपुर आपका यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद में राजसमंद। तो राजसमंद आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये आपको चार जिले जो है राजस्थान के मैप पर इंगित करने थे, दिखाने थे। रफली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, शायद समझ में आ गए होंगे कि कहाँ कहाँ लगाना था अपने को निशान। और उसके बाद में हम चलते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और डी सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं। सेक्शन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर डी सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगेन आफ्टर द 1857 रिवोल्यूशन। 1857 की क्रांति के बाद एक नया ही जो फेज है, नया जो युग है कह लिया हमें, वो स्टार्ट हुआ था इतिहास का। एनालाइज द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसीज। तो आपको इस स्टेटमेंट को जो है विश्लेषण करना था ब्रिटिश नीतियों को मद्देनजर रखते हुए। तो इसके अंदर हम चले तो आगे क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चेंजेस आए थे। देखो 1857 की क्रांति के बाद में हम बात करें तो इनकी ओर से देखने को ये मिलता है कि अंग्रेजों ने जो यहाँ पावर थी, कंपनी के पास पावर थी पहले, लेकिन अब कंपनी से पावर छीन करके वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। वहां पर राजशाही के नीचे कहीं ना कहीं भारत की पावर है उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। एक तो ये बड़ा बदलाव था। दूसरी बात करें इसके अंदर हमें, तो यहाँ पर जो सेना थी हमारी, उस सेना के अंदर भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले उसे कम किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या को उनके मुकाबले में अनुपात घटाया गया और ब्रिटिश सैनिकों की अनुपात है वो बढ़ाया गया। उसके बाद और देखें तो एक हमारे यहाँ पर जो जमींदार वगैरह थे, क्योंकि अंग्रेजों को उन्होंने कम सपोर्ट क्रांति के अंदर देखने को मिला था, किया था, और वो कहीं ना कहीं हट रहे थे, उनसे उब रहे थे। उनको ये अब बता दिया गया कि आपके जो इनहेरिटेंस राइट है उनको किसी प्रकार से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको आज एज इट इज जो पहले होता था उस प्रकार से आप अपने जमींदारी प्रथा है उसको निभा पाएंगे और आपको पूरी संपत्ति आपकी मिलती रहेगी, आपसे कोई नहीं छीनेगा। तो इस प्रकार के काम है वो उस समय किए गए थे। और अब जो गवर्नर होता था उसकी जगह क्या बना दिया गया, वाइस राय जो है बना दिया गया था। और इसी प्रकार से जो प्रिंसली स्टेट थे उनके अंदर भी अब हड़प की नीति वगैरह रिमूव कर दी गई, हटा दी गई, और अब उनको बोल दिया गया कि आपको उत्तराधिकार आपका सुरक्षित रहेगा, कोई आपसे छीनने वाला नहीं है आपका राज्य, इस प्रकार से। तो ये सब काम किए गए थे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का बी भाग, ये ए भाग था भाई। और मैं चलता हूं अब 2 नंबर भाग की ओर। इसका 2 नंबर जो भाग है उसके अंदर हमें कहा गया था कि एक नोट लिखना था, ना, दो दिए हुए हैं इसके अंदर अपने को नोट लिखना था। अब 23 का ए है, 23 का सेकंड का ए देख रहे हैं हम पहले। 23 सेकंड ए के अंदर हमें दिया हुआ है नोट में कि पहले अपने को जो बताना था एक नोट, तो इसके अंदर मैं कहूं कि भाई दो बातें, 2 लाइन लिख दें तो काफी है। बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने भारत के लिए ये कहा था कि भाई एक नारा दिया था, कौन सा, कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, कि स्वराज जो है वह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और आई शैल हैव इट, मैं इसको लेकर के रहूंगा। ये बात उनके द्वारा बोली गई थी। एक बात तो ये प्रसिद्ध है तो आपको ये जरूर मेंशन करनी चाहिए थी। और उसके बाद में करें तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा दिया था और बाइकआउट किया था विदेशी चीजों का। और साथ में जो एक फेस्टिवल वगैरह इन्होंने गणेश उत्सव वगैरह, शिवाजी उत्सव वगैरह, वो भी बढ़ाने का प्रयास कहीं ना कहीं किया था ताकि अंग्रेजों का जो है विरोध किया जा सके। एक जो है हम कहेंगे कि ये जो लोग हैं इनका जो है योगदान काफी था। उसके बाद में हम चलते हैं इनकी एक बात और लिखना चाहे तो इनका जो योगदान की बात करें तो बी के अंदर चलते हैं, इसकी बी बी लाइन लेते हैं। दो क्यों
एक लाइन मैंने पहले बता दी, अब दूसरी लाइन बताता हूँ कि लाला लाजपत राय के योगदान की बात करें तो दूसरा, हम पहले बाल गंगाधर तिलक का बताया, अब लाला लाजपत राय का मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है, काफी रोल निभाया था। पंजाब केसरी जो है इनको कहा जाता था, और प्रोमिनेंट लीडर थे ये जो लाल बाल पाल है उसके अंदर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनके अंदर ये प्रमुख थे इस तिकड़ी के अंदर। और इन्होंने ब्रिटिश रूल है उसको एक्टिवली अपोज किया था। 1928 के अंदर इंडिया के अंदर एक साइमन कमीशन बना करके भेजा गया था, उसके सर साइमन जो है वो हेड थे, और उसमें 6 या 7 ब्रिटिशर लोग ही थे। तो इसलिए भारतीयों ने उनका विरोध किया था कि ये भारतीयों की क्या जांच करेंगे, क्या जानेंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे अंग्रेज हैं, इनको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए कांग्रेस ने इनका विरोध करने का निर्णय लिया था। तो लाला लाजपत राय ने लाहौर के अंदर इनका विरोध जब कर रहे थे तो सैंडर्स ने उनके ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ था, लाठियों के मार से 6 महीने तक ये बिस्तर के ऊपर रहे थे, और 6 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी उसी इंजरी के कारण। तो ऐसा सब कुछ इनके हम बता सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सी में, जलियांवाला जो मास्केर है, जलियांवाला जो ये हुआ था हत्याकांड, उसके ऊपर हमें टिप्पणी करनी हो, उसके ऊपर हमें कुछ लाइनें लिखनी हो, तो जलियांवाला हत्याकांड जो है, रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 के अंदर। रोलेक्ट एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने क्या प्रावधान किया था, पुलिस को ज्यादा पावर दे दी थी, और ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति उसको बिना उसका जुर्म बताए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बगैर 2 साल तक उसको कैद में रखा जा सकता था। इसको भारतीयों ने काला कानून माना था, और कांग्रेस वगैरह ने इसका विरोध करने का निर्णय किया था। तो जगह जगह पर धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे। इसी प्रकार का एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है वो चल रहा था जलियांवाला बाग में। हालांकि उस दिन जो है कहीं ना कहीं कर्फ्यू जैसा माहौल है वो इम्पोज किया गया था, लेकिन उसका जो मार्शल लॉ कहते हैं उसको उस समय, तो मार्शल लॉ का आम लोगों को, बेचारों को, जो गांव वाले थे उनको पता नहीं था, वो वहां पर चले गए और जो है आराम से बैठे बैठे धरना प्रदर्शन जलियांवाले बाग के अंदर कर रहे थे। एक ही एंट्री गेट था, उस एंट्री गेट को जो है जो जनरल डायर था वो अपनी टुकड़ी के साथ आकर के और उसको ग्रैब कर लेता है, उसका ऊपर अधिकार जमा लेता है, और गोलियों के, हम कह दें कि बंदूकों का जम्मू है खोल दिया जाता है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर। तो काफी लोग यहाँ पर मारे गए थे, दीवारें ऊंची थी, तो कोई जो चढ़ने का प्रयास कर रहा था दीवार फांदने का, वो बेचारा वहीं पर मारा गया। तो काफी लोग मरे थे। और इस घटना का हमें यहाँ पर एक रेफरेंस ये भी मिलता है कि उधम सिंह जो थे वो छोटी अवस्था में उस समय देख रहे थे, उन्होंने निर्णय किया था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और बाद में उन्होंने जनरल डायर को शूट किया था इंग्लैंड में जाकर के। तो ये सब हमें यहाँ पर पता ही है। उसके बाद में ये सब कुछ कहाँ पर हुआ था, अमृतसर। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, और 24 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया आपसे, 24 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 4 मेथड सॉइल कंजर्वेशन। भूमि के संरक्षण के लिए, मिट्टी के संरक्षण के लिए कोई भी 4 आपको मेथड बताने हैं। तो मेथड तो बहुत सारे होते हैं भाई, ठीक है ना। सोइल एरिजन जो है, भूमि कटाव है उससे बचाने के लिए कह लो, आप उसको सुरक्षित करने के लिए आप 4 ऑप्शन कौन कौन से दे सकते हो। नंबर 1, कंटूर प्लॉगिंग। कंटूर प्लॉगिंग क्या होता है कि जो ढाल है उसकी, जैसे ये पहाड़ी है तो इसके साथ ऐसे बिजाई ना की जाए बल्कि ऐसे की जाए, उसको कंटूर प्लॉगिंग कहते हैं, है ना। उसको जो आड़ी बिजाई उसके ऊपर की जाए। और उसके बाद में हम करें कि भाई स्टेप बनाई जाए, ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग क्या होता है कि बड़ी बड़ी सीढ़ियां टाइप बना ली जाए, ताकि ढाल के साथ पानी सीधा ना बहे बल्कि ट्रेस बना लिए गए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट दिया गया है, तो उनके ऊपर पानी रुक रुक करके नीचे आएगा। तो ये काम भी किया जा सकता है। अफोर्स्टेशन किया जाए, खूब पेड़ लगाए जाए। तो पेड़ आपको पता ही है जड़ें पकड़ के रखती है और मिट्टी को कटने लगती है, जितनी वेजिटेशन हम ऊपर होगी मिट्टी की उतना ही कटाव कम होगा। तो एक तरीका ये भी है। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी आप कर सकते हो, बीच बीच में लगाने का जो काम होता है। और मल्चिंग भी किया जा सकता है, जैसे बीच बीच में जो है घास फूस है वो डाल दिया जाता है। ये बहुत सारे तरीके हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा में क्या दिया हुआ था, क्लासिफाई द मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हमें इसका 1 नंबर, और इसके अथवा में जो दिया हुआ है, अथवा में क्या दिया हुआ था, जो मिट्टियां हैं उनका जो वर्गीकरण है, सॉरी वेजिटेशन है उनके वर्गीकरण की बात की गई है। तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से टाइप के
वनस्पति पाई जाती है, उसमें नंबर 1 में हम बात करें जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, सदाबहार के जो पेड़ होते हैं। 2 नंबर हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जो पतझड़ी वन जिनको हम कहते हैं, और हमारे थॉर्नी एंड बुशीज, ये आपको राजस्थान वाला जो एरिया है इसके अंदर देखने को मिलती है, तो थॉर्नी बुशीज फॉरेस्ट भी है। और उसके बाद में माउंटेनियस वेजिटेशन की बात करें, शंकुधारी वन वगैरह होते हैं, कॉर्नसेप्ट ट्रीज, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर, पर्वतों के ऊपर पाए जाते हैं। और एक हम बात करें मैंग्रोव वनस्पति की या सुंदरी के जो पेड़ होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जहां पर समुद्र तट लगता है, सेलाइन वाटर के अंदर खड़े रहने की इनके अंदर क्षमता होती है और जड़ें बाहर निकल आती है वापिस। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये इसके अंदर आंसर रहेंगे। तो उसके बाद हम चले क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड पार्ट है, उसको हम हल करेंगे। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्री है उनको बांटना। तो रॉ मटेरियल जो भाई यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर कुछ बनाने के लिए, उसको कहते हैं। तो रॉ मटेरियल जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, कपड़ा उद्योग है। अब कपड़ा उद्योग कपास का यूज करता है, कॉटन का, तो कॉटन कहां से आ रही है, खेतों से आ रही है, तो ये एग्रो बेस्ड हो गई। उसके बाद में हम बात करें शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें गन्ने का प्रयोग किया जाता है। गन्ना कहां से आ रहा है, खेतों से आ रहा है, तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। यदि हम बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की, मिनरल बेस्ड में क्या होता है, मिनरल है उसका यूज किया जाता है। जैसे कि भाई स्टील जो प्लांट लगता है तो उसमें आयरन जो है लोहा इसक, उसका प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। और सीमेंट इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपको पता ही है लाइमस्टोन है, जिप्सम है, और इनका प्रयोग किया जाता है। तो वो कहां से आती है, वो आपकी खनन से प्राप्त होती है। तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। उसके बाद में हम बात करें फॉरेस्ट बेस्ड, तो फॉरेस्ट बेस्ड में क्या होता है, जैसे लकड़ी का प्रयोग किया जाता है पेपर बनाने के लिए, और इसी प्रकार से जो आपकी इमारती जो चीजें बनाई जाती है इमारती लकड़ी की, वो भी आपको पता ही है कि वुड का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड कौन सी होती है, जहां पर कहीं ना कहीं जानवरों की जो स्किन है उसका प्रयोग किया जाता है ना, जैसे लेदर बेस हो गई। और इसी प्रकार से जो ऊन निकालते हैं भेड़ की इत्यादि, तो उनका हम वूलन इंडस्ट्री जो है उसके अंदर प्रयोग करते हैं। उसके और में जो इसके दिया हुआ है क्वेश्चन है, वो आपको दिया हुआ है और के अंदर है, क्लासिफाई इंडस्ट्री द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मालिकाना हक के आधार पर आपको इंडस्ट्री है उसको बांटना है। तो मालिकाना हक की हम बात करें तो इसके अंदर एक तो आता है हमारा पब्लिक सेक्टर, जिसको आप गवर्नमेंटल भी बोल सकते हो एक प्रकार से, सरकारी और या सार्वजनिक। तो उसके अंदर क्या है, पूरा किसका अंडरटेक रहता है, सरकार का रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। एक होती है प्राइवेट सेक्टर की, निजी सेक्टर की, तो उसके अंदर कोई इंडिविजुअल है उसके पास कहीं ना कहीं अधिकार रहता है। कई बार जॉइंट इंडिविजुअल है उनका भी रहता है इसके अंदर, ग्रुप के अंदर। उसके बाद में हम चलते हैं जॉइंट सेक्टर की। तो जॉइंट सेक्टर के अंदर क्या होता है, पब्लिक प्लस पर्सनल कह सकते हो एक तरीके से, कि इसमें कोई पर्सनल व्यक्ति है उसका भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सनल का भी हो सकता है, और साथ में सरकार का इसके अंदर हिस्सेदारी रहती है, तो उसको कहते हैं जॉइंट सेक्टर की। और 4 नंबर की बात करें तो कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी क्षेत्र की भी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं समान हितों के, जो कहीं ना कहीं चाहत रखने वाले लोग होते हैं, वो एक साथ मिल करके ऐसी इंडस्ट्री लगाते हैं। इसमें शुगर मिल वगैरह इसका उदाहरण अच्छा बन जाता है। उसके बाद हम चलते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर। ऐसे टाइप क्वेश्चन में हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करें तो इसके अंदर हम एक नंबर ऑप्शन इसका ले लेते हैं। क्वेश्चन 25 का एक नंबर ऑप्शन है, उसमें है ई सेक्शन के अंदर है, ये ई सेक्शन में सेक्शन आपका हो जाएगा ई। इसके अंदर है, व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, गिव आर्गुमेंट। एक देश को संविधान क्यों चाहिए, देश को संविधान की क्या जरूरत होती है। यदि देश के अंदर संविधान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, देश के अंदर यदि संविधान नहीं होगा तो हमारी कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल ही नहीं पाएगी। लोगों को जो मेंटेन करके चलना है वो संभव ही नहीं होगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, चौस की सिचुएशन आ जाएगी। तो एक तो हम कह सकते हैं देश का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही चाहिए, संविधान चाहिए ही चाहिए। तो ये हम एक तो ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करें जो स्ट्रक्चर, पावर्स, जो फंक्शन है गवर्नमेंट के, वो कौन बताएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही कहीं ना कहीं बताता है। उसके बाद में हम बात करें तो जो जो एम्यूनिटीज है उनके लिए जो फंड चाहिए, है ना, नागरिकों की सुविधाओं के लिए, है ना, और अन्य प्रकार की इस प्रकार की ड्यूटीज है, जो गवर्नमेंट की जो शक्तियां उनकी जो लिमिटेशन होती है, वो कौन बताएगा, ये सब हमें संविधान बताता है। ताकि किसी प्रकार का किसी के साथ में कोई आर्बिट्रेरी जो बिहेवियर है वो ना हो सके, किसी के साथ में विरोधाभासी
व्यवहार ना किया जाए, इक्वलिटी ऑफ जस्टिस और यूनिटी है वो बनी रहे देश के अंदर, तो इसके लिए हमें संविधान चाहिए। इन सब कारणों से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होती है। इसके अथवा में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, डू यू एग्री दैट मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसरी इन ए कंट्री, एक्सप्लेन, कि एक देश में क्या एक से ज्यादा सत्रों की सरकार होनी चाहिए, क्या जरूरी है ये, तो आप एक्सप्लेन करें। तो बिल्कुल इसकी व्याख्या ऐसे करनी थी कि हाँ जी, जो सेंट्रल लेवल और जो स्टेट लेवल और बाद में जो एक लाया गया था 1992 के अंदर जो है संविधान संशोधन करते हुए लोकल बॉडीज का निर्माण किया गया था गांव के अंदर, पंचायती राज, तो 73वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत ये पावर दी गई थी। ये सब क्यों किया गया? फेडरल जो स्ट्रक्चर होता है हमारा देश का, उसमें जरूरी होता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सेंट्रल सरकार ही कर सकती है, जैसे रक्षा का हो गया, सेना का हो गया, विदेश विभाग का हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनमें स्थानीय स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सेंट्रल सरकार शायद वहां पर हम कह सकते हैं कि कई पक्षपात ना करने लग जाए, जब वहां का कोई नेता नहीं आया तो हो सकता है कि वहां का विकास ही ना हो, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। और कुछ ये भी जरूरी है कि भाई जैसे प्रधानमंत्री है देश के, क्या वो हर एरिया को कवर कर जाते हैं? नहीं करते, तो उनको क्या पता कि राजस्थान के अंदर जो फलाना डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर लोगों को क्या चाहिए, किसके घर के सामने गड़ी है वो अच्छी से बनी है कि नहीं बनी है, उनको क्या सुविधाओं की जरूरत है। तो एरिया विशेष की जो ध्यान है वहीं के लोकल लीडर्स रख सकते हैं। इसीलिए ये सब किया गया काम, ताकि शक्ति है वो विभाजन किया जा सके और कार्य अलग अलग से सौंपे जा सके। ये एक दूसरे के अधीन रह करके भी काम करते हैं और स्वतंत्र रह करके भी काम करते हैं अपना अपना। तो ये पूरे हमारा भारत का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है हर एरिया का, वो इसी के तहत किया जा सकता था। इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, या मैं कह दूं कि अलग अलग लेवल की सरकार का होना जरूरी है। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का दो। क्वेश्चन नंबर 25 का जो 2 नंबर पार्ट है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर 2 नंबर पार्ट में कहा गया है चिल्ड्रंस ऑफ, इसने कहा है कि कई सारे रिलीजन के जो बच्चे हैं, अलग अलग धर्मों के जो मैनी रिलीजन के बच्चे हैं, ऑफन स्टडिंग टुगेदर, वो एक साथ पढ़ते हैं इंडियन गवर्नमेंट स्कूल जो है उनके अंदर, सरकारी विद्यालयों के अंदर। कीपिंग दिस इन माइंड एक्सप्लेन इंडियन सेक्युलरिज्म, इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को आप क्या करें, उसके ऊपर आपको व्याख्या करनी है, बताना है, व्याख्यात करना है कि है क्या। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो भारत का जो संविधान है कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करता भी है हमारे जो धार्मिक मामले उनमें, और नहीं भी करता है, दूरी भी बनाए रखता है, दोनों काम करता है कहीं ना कहीं। तो इसकी हम बात करें तो ये जरूरी भी हो जाता है कि हमारे यहाँ पर सभी धर्म है उनको बराबर प्रेफरेंस दिया जाता है, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है, किसी एक धर्म को प्रेफरेंस हमारे यहाँ पर नहीं दिया गया। इसको हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, सेक्युलरिज्म कहते हैं, ये कह सकते हो आप। और साथ ही साथ में जो इसके हम बात करें तो ये जरूरी क्यों रहता है कि सभी लोग हैं, कोई माइनॉरिटी के अंदर है उनको कोई बुरा फील ना हो, बच्चों को स्कूल में एक साथ बैठना, एक साथ उठना, सब कुछ एक जैसा पढ़ना, सब कुछ ये रहता ही रहता है। हमारे यहाँ पर धार्मिक त्योहार आते हैं तो उन दिनों छुट्टियां रखी जाती है और बच्चे अपने घर पर सेलिब्रेट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जाता, स्कूल में धार्मिक त्योहारों को नहीं मनाने दिया जाता है। तो इस प्रकार की बातें हम देख सकते हैं, और ये किस लिए है, ये जरूरी है कि सबके साथ इक्वलिटी बने रहे और देश के अंदर यूनिटी बने रहे, उसके लिए सब चीजें क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के हम इस प्रकार की नीति का पालन करते हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है और के अंदर, और में क्या दिया हुआ है, और में दिया हुआ है द इंडियन स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म के नाम पर भारतीय स्टेट जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है, इसको एक्सप्लेन करना था। तो बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ना जाति के नाम पर किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, हमारा अभी अभी हम बात कर रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आर्टिकल 14 और 15 है वो जो है हमें ग्रांट करते हैं इक्वलिटी का, कानून के सामने सबके साथ बराबर व्यवहार किया जाएगा। और डिस्क्रिमिनेशन है वो रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर बेस पर उसको जो है हमारे यहाँ पर बैन किया गया है, उसको हम कह सकते हैं कि निषेध किया गया है, प्रोहिबिशन है उसके ऊपर। और प्रत्येक जो सिटीजन है उसको स्वतंत्रता मिलती है कि वो अपनी जो प्रैक्टिस है अपने धर्म की और अपना जो धर्म है उसको प्रोपगेट कर सकता है, लेकिन बिना दूसरों को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। और यही भारतीय संविधान जो है कहीं ना कहीं दिखाता है। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों ये जो मैंने आपको बताए हैं सॉल्यूशन, वो आपको मदद करेंगे और आपका मूल्यांकन करने में कि आप कितने मार्क्स से लगभग वो प्राप्त कर रहे हैं। मार्क्स तो हमारे नहीं दिए जाते हैं, लेकिन ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग कहीं ना कहीं जो है इसी बात पर निर्भर करती है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। 85 के अबव जो होते हैं उनको ए ग्रेड मिलती है, बाकी इसी प्रकार से जो है ग्रेड्स है वो डिवाइड की गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपकी खूब मदद करेंगे, और वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।